हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हिंदी का 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, बी में लिखा हुआ है लक्ष्मण, सी में लिखा है राम रतन और डी में लिखा हुआ है महेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किससे था? ऑप्शन ए में लिखा है बांसुरी से, बी में लिखा है तबला से और सी में लिखा है कथक से और डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेरोजगारी, बी में लिखा है गरीबी, सी में लिखा है उद्योग धंधों में कमी और यहाँ डी में लिखा हुआ है अमीरी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गंगा नदी और बी में लिखा हुआ है सरस्वती नदी, सी में लिखा है देवी नदी और डी में लिखा है यमुना नदी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, बहादुर कहाँ से भाग के आया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ नेपाल से, बी में लिखा है भूटान से, सी में लिखा है उड़ीसा से और डी में लिखा हुआ बिहार से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, परंपरा का मूल्यांकन है। ऑप्शन ए में लिखा है निबंध, बी में लिखा है कहानी, सी में लिखा है नाटक और डी में लिखा है उपन्यास। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि परंपरा का मूल्यांकन है, तब परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों निबंध है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति की है। ऑप्शन ए में लिखा है गुरु नानक, बी में लिखा हुआ है रस खान और सी में लिखा हुआ है घनानंद और देखिए डी में लिखा हुआ है प्रेम घन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति की है, यानी तो ये पंक्ति है दोस्तों राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है, तो गुरु नानक की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भेदभाव के कारण, बी में लिखा है शोषण के कारण और सी में लिखा है गरीबी के कारण और डी में लिखा है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें से बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न रहेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। कहता है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूर्य, बी में लिखा हुआ है कंचन और देखिए सी में लिखा हुआ है पुष्प और डी में लिखा है छाया युक्त चंद्र। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत माँ के श्रेष्ठ
मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गांव में, बी में लिखा हुआ है चोरी में, सी में लिखा हुआ है डकैती में, यहाँ पर डी में लिखा हुआ युद्ध में। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में लिखा है बलिया उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है छपरा बिहार, और सी में लिखा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा है खगड़िया बिहार। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ कासू, बी में लिखा हुआ केसु, सी में लिखा हुआ राम, और डी में लिखा हुआ किशोर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो किशोर नाम था। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देवी के रूप में, बी में लिखा हुआ है बहन के रूप में, और सी में लिखा है भाभी के रूप में, और डी में लिखा हुआ है माँ के रूप में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुच्छा, बी में लिखा हुआ है तेल, और सी में लिखा हुआ है शहर, और डी में लिखा हुआ है कच्छा। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो तेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और बी में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, सी में लिखा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 14 अप्रैल दोस्तों 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 3, सी में लिखा है 4, और डी में लिखा है 5। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन में ए में लिखा हुआ पोता के लिए, बी में लिखा है पोती के लिए, सी में लिखा है बहू के लिए, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए ले जा रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चीन, बी में लिखा हुआ है फ्रांस, और सी में लिखा हुआ है जापान, और डी में लिखा हुआ है जर्मनी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में हिरोशिमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, रसखान किसके भक्त थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ कृष्ण के, बी में लिखा है राम के, सी में लिखा है शिव के, और डी में लिखा है विष्णु के। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर,
मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई में, बी में लिखा है दिल्ली में, और सी में लिखा है ग्रामीण भारत में, और डी में लिखा हुआ है कोलकाता में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट है 480 प्लस मार्क्स लाना, और 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। भारत माता कविता का कवि कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है सुमित्रानंदन पंत, बी में लिखा हुआ है धनानंद, और सी में लिखा है जीवनंदन दास, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत माता कविता का कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्वी भारत, बी में लिखा है पश्चिमी भारत, सी में लिखा है दक्षिण भारत, और डी में लिखा हुआ उत्तर भारत। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है महू मध्य प्रदेश, बी में लिखा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और सी में लिखा है डुमराव बिहार, और देखिए यहाँ डी में लिखा हुआ है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए में लिखा है मैक्स मुलर, बी में लिखा है बिरजू महाराज, सी में लिखा है गुणाकर मूल्य, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। रामायण की रचना किस भाषा में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है संस्कृत, बी में लिखा है हिंदी, सी में लिखा है उर्दू, और डी में लिखा है अंग्रेजी। तो आपको बताना है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। 20 के दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए में लिखा है निबंध, बी में लिखा है व्यक्ति चित्र, और सी में लिखा है कविता, और डी में लिखा है कहानी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 20 के दांत पाठ की विधा है तो कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 20 के दांत का लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, बी में लिखा है ब्रिटेन, सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौट कर आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? ऑप्शन ए में लिखा है भारत, बी में लिखा है अमेरिका, सी में लिखा है चीन, और डी में लिखा है जापान। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? तो भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा 1905 ईस्वी में, बी में लिखा 1907 ईस्वी में, सी में लिखा 1909 ईस्वी में, और डी में लिखा 1911 ईस्वी में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। पपाती कितने साल की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 12 साल की, बी में लिखा है 14 साल की, सी में लिखा है 16 साल की, और डी में लिखा है 11 साल की। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पपाती कितने साल की थी? तो 12 साल की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा
हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन ए में लिखा हो 10, बी में लिखा हो 20, सी में लिखा हो 12 और डी में लिखा हो 11। तो जो आंसर आपको सही लगेगा दोस्तों, उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।